नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत। राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों यानी कि हेडलाइंस पर। बिहार में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी 16 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और शिवहर से लवली आनंद को टिकट। कहा, राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत तय। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मचे घमासान पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, परिवार से टिकट बचेगा तभी लालू यादव गठबंधन सहयोगियों को देंगे टिकट। महाराष्ट्र में भी वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन पर निर्णय के लिए महाविकास अघाड़ी को 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पहली और दूसरी सूची जारी। पहली सूची में 16 और दूसरी सूची में 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बीएसपी राज्य में अकेले लड़ रही है चुनाव। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता अनीता राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी हमलावर। चुनाव आयोग से शिकायत कर की सख्त कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, माफी मांगे इंडी गठबंधन के नेता। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया। कहा, मोदी सरकार में बढ़ा सेना का आत्मविश्वास। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से पूर्व सांसद वर प्रसाद राव ने भी थामा बीजेपी का दामन। और आइए अब शुरुआत करते हैं जनादेश की और बात करते हैं बिहार की। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं और इनमें 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। जेडीयू ने गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, सीवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, किशनगंज से मुजाहिद आलम, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, बांका से गिरधारी यादव, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। तो ये तमाम नाम हैं जो 16 उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से घोषित किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो नाम हैं वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू का कहना है कि राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है। 400 पार तो होगा ही, बिहार में 39 पार 40 होगा। यही बात थोड़ी बराबर लोग करता है, इस टाइप को बराबर करता रहता है और इससे लोग नाखुश भी है। आने वाले समय में आप देखिएगा 40 का 40 हम चुनाव जीतेंगे। वो तो कभी किसी को टिकट दे रहे हैं, कभी किसी को टिकट दे रहे हैं। ये तो आपसी जो उन लोगों का गठबंधन है वो सब गड़बड़ चल रहा है, ये सब जानता है। और वहीं एक तरफ बिहार में एनडीए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़ रही है, तो वहीं महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है।
आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर अभी भी खींचतान चल रही है। कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीट पर आरजेडी ने न सिर्फ अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं बल्कि सिंबल भी थमा दिया है। सीट बंटवारे में आरजेडी के फैसले इस कदर एक तरफा दिख रहे हैं जिससे कांग्रेस के साथ साथ माले के भी नाराज होने की खबर है। औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने नाराजगी जताई है। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर भी अब टकराव की स्थिति बन चुकी है क्योंकि जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि सीट शेयरिंग के पहले ही बिना विचारधारा वाले अवसरवादी गठबंधन के दल अपनी मर्जी से सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और कांग्रेस इसमें बिल्कुल बेचारी बन गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के परिवार से टिकट बचेगा तभी तो वे अपने गठबंधन सहयोगियों को टिकट देंगे। लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देगा। और वहीं बिहार में कांग्रेस की स्थिति पर जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रदेश में पदयात्रा करने के दौरान उन्हें जमीन पर कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आई। अब किसको कौन सी जिम्मेवारी कौन सा दल दे रहा है ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पे, जगदानंद बाबू पर है, तो क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, तो दल वाले, आरजेडी वाले बता सकते हैं, कांग्रेस वाले लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या करना चाहती है। जहां तक मेरा सवाल है, हम यही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस पर आप मेरा टीका टिप्पणी बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो हमको तो अभी तक कांग्रेस कहीं गांव देहात में, हम भी तो 11 महीने से चल रहे हैं, न कोई कांग्रेस दिखा, न कांग्रेस का झंडा दिखा, न कार्यकर्ता दिखा, न कार्यक्रम दिखा। तो सुना आपने प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। और आइए अब इसी पर हम चर्चा भी करते हैं कि बिहार में आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। सलमान हैदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान शांतनु गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सलमान हैदर का रुख करते हैं। सलमान, हम जब देख रहे हैं कि साफ तौर पर पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं और उसके अलावा बिहार में जो हलचल अभी नजर आ रही है साफ तौर पर इंडी गठबंधन को लेकर, तो अभी इंडी गठबंधन की स्थिति बिहार में क्या नजर आती है, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, लेटेस्ट तो अभी भी इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं है और जल्दी ही इसको निपटा दिया जाएगा। लेकिन अभी ताजा जो खबर मिली है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव या तो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। वो कांग्रेस हाईकमान से बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों के बारे में। कांग्रेस को ऐसी भी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों से कि कुल 6 सीट 40 में से ऑफर की जा रही है इंडी गठबंधन की तरफ से। और अभी आपने देखा कि सीपीआई ने बेगूसराय से अवधेश कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस चाह रही थी कि कन्हैया कुमार वहां से लड़े। कन्हैया कुमार वहां से पिछली बार वामपंथी दल के टिकट पर ही लड़े थे और हार गए थे गिरिराज सिंह से। तो कांग्रेस ये चाह रही थी, वहां भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ। तो पूरा अगर, और दूसरी बात ये जो परिवारवाद के आरोप एनडीए लगा रहा है लालू यादव पर, उन्होंने भी ये घोषणा कर दी है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र से लड़ेंगी जो उनकी पुत्री हैं, और रोहिणी आचार्य को सारण से लड़ाया जाएगा। और इस तरह से और भी सीटों पे उन्होंने
टिकटों का बंटवारा लगभग कर ही दिया है आरजेडी ने अपनी ओर से। तो उसमें बाकी जो घटक दल है इंडी गठबंधन के, उनके लिए बहुत कुछ बचता नहीं है टेक अवे। तो ये सारी स्थितियां अभी बन रही हैं और देखिए आने वाले 1-2 दिनों में क्या होता है। बिल्कुल, एक तरफ तो हम इधर देख रहे हैं इंडी गठबंधन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जेडीयू ने जिस तरह से अपनी लिस्ट जारी की है, साफ तौर पर कह सकते हैं तमाम बड़े नाम भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में उनकी जो लिस्ट निकलकर सामने आई है जेडीयू की, कितनी बड़ी कड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे जो इन तमाम हम देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं और उसके बाद जो जेडीयू ने लिस्ट अपनी जारी की है, क्या लगता है? देखिए, आज जो जेडीयू ने 16 कैंडिडेट्स की अपने शेयर की जो सीटें उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से जो ज्यादातर है वही हैं जो सीटिंग एमपीज हैं और विनिंग कैंडिडेट्स हैं जी। इसके अलावा कद्दावर लोग भी शामिल किए हैं, जैसे कि ये जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, अभी फिलहाल वो काउंसिल में यानी जो विधान परिषद है बिहार की उसके अध्यक्ष हैं, तो उनकी छवि भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ जो बाहुबल का प्रयोग की बात अगर करें तो आनंद मोहन को तो चुनाव नहीं लड़ना है, लवली आनंद को टिकट दे दिया है शिवहर से जेडीयू ने, तो और 3 महिलाओं को भी टिकट दिया, तो रिप्रेजेंटेशन सबका है। और कह सकते हैं कि 6 अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 अति पिछड़ा वर्ग और 1 अति दलित कैंडिडेट उन्होंने रखा है, 3 सवर्ण भी है। तो एक जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है जेडीयू की ओर से वो दिखता है साफ। और स्थिति अगर तस्वीर क्लियर होती है तो मतदाता को भी मतदान करने में आसानी होती है। बिल्कुल, सलमान आप बने रहिए हमारे साथ। शांतनु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शांतनु जी, और समय निकालने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए जी। शांतनु जी, बिहार की राजनीति को जब हम देखते हैं तो साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि वहां तमाम उतार चढ़ाव हमेशा से देखने को मिले हैं, सवाल यह है कि इंडी गठबंधन अब की बार जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है वो आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर भी, और तमाम जो उतार चढ़ाव भरे उनके डिसीजंस रहे हैं जो वहां पर लिए जा रहे हैं उनसे भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति किस ओर इशारा कर रही है और 2024 में क्या कुछ वो हासिल करती हुई नजर आएगी? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। गौरव भाई, अगर मैं आपके दर्शकों को 1 साल पहले ले चुकूं जी, तो जो इंडी गठबंधन की जो सबसे बड़ी कड़ी थी वो बिहार थी और वो नीतीश कुमार थे जी। उसमें 3 बड़े राज्य था जिसपे एक तरह से इंडी गठबंधन, एक तो कर्नाटका की जीत आई थी, तो कर्नाटका में सीटें वो भाजपा को हरा सकती है। फिर महाराष्ट्र में उनके पास एक, जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी, एक बड़ा गठबंधन था। और तीसरा बिहार था। बिहार में उन्होंने कास्ट सेंसस की राजनीति, जो हम राहुल गांधी को देखते भी हैं, वो पत्रकारों की भी जाति पूछ रहे हैं आजकल, तो और वो कास्ट सेंसस के प्रणेता भी नीतीश कुमार थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार जो वापस एनडीए के फोल्ड में आ गए, और नीतीश कुमार और भाजपा की पुरानी वर्किंग रिलेशनशिप रही है, बीच में आए गए हैं वो, लेकिन लंबी वर्किंग रिलेशनशिप रही है। तो वो जो वापस आए हैं, मेरे ख्याल से इस चुनाव का सबसे बड़ा जो पलटवार है वो नीतीश कुमार का वापस आना है। बिल्कुल। और इसी वजह से मेरे ख्याल से वो 16 सीट बार्गेन भी कर पाए हैं भाजपा से वापस। और जैसा अभी आपके साथी ने कहा, सलमान जी ने, कि उन्होंने सीटें भी अच्छी दी हैं, उन्होंने अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है, हर जाति से महिलाओं को टिकट दिया है, कद्दावर नेताओं को टिकट दिया। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आज भी अपने टिकट ठीक से नहीं डिसाइड कर पा रहा है। वहां पे कांग्रेस एक बहुत छोटा दल बनके, बिल्कुल एक साइड पार्टनर, जिसको हम स्टेपनी भी बोलते हैं, उसकी तरह है। तो आई थिंक बड़ी जो बिहार इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ा रोल गौरव भाई प्ले करेगा, कि जो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता था इंडी गठबंधन के फेवर में, अब उनके अपोजिशन में आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन के प्रणेता माने जा रहे थे, कास्ट सेंसस के प्रणेता माने जा रहे थे, और वही क्योंकि छटक गए, तो मैंने कहा था बिहार। शांतनु जी, एक पेच ये भी फंसा हुआ है जो हम देख रहे हैं, बीमा भारती और पप्पू यादव का वहां पर फंसा हुआ है। पप्पू यादव जो कि वहां का बहुत बड़ा चेहरा है, और साफ तौर पर हमने देखा है कि उनकी रणनीतियां भी कई बार कारगर साबित होती हुई नजर आई हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने साफ कह दिया कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि वहां भी साफ तौर पर देख रहे हैं कि आरजेडी कुछ कह रही है और कांग्रेस कुछ कह रही है। देखिए, ये 2 चीजें मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर देखी हैं, कि लालू प्रसाद यादव बिहार में और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, इन्होंने शुरू तो करी अपनी राजनीति पिछड़ा वर्ग से जी, और फिर उसको ले गए एमवाई फैक्टर पे कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे, लेकिन वो यादव फैक्टर भी बाद में परिवार फैक्टर ज्यादा बन गया। इनका कुनबा इतना बढ़ गया, हम उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं और बिहार में भी, कि परिवार, दूर के परिवार, चाचा मामा, उसका लड़का,
तो जब तक बिल्कुल इमीडिएट परिवार को टिकट देना ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर पप्पू यादव अपनी पार्टी विलय करके आए तो उनको पूर्णिया के पुराने हैं और संसद में बोलते अच्छा है, तो उनको देनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से परिवार सामने आ जाता है। इन परिवारवादी पार्टियों के साथ मेरे ख्याल से मेरिट का ये भी एक डिस्टिंक्शन है। हम लोग जो कभी को सेलेक्ट करते हैं, आदमी को मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब परिवार मेरिट के सामने आ जाता है मेरे ख्याल से तो ये विडंबना आती है। बिल्कुल, और ये तमाम चुनौतियां भी बिहार में लगातार देखने को मिल रही हैं और 2024 में क्या होगा ये हम सबके सामने आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर का अब रुख करते हैं और जनादेश में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस बीच चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। आयोग ने इलेक्शन सिंबल के रूप में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को रसोई गैस का सिलेंडर दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ एनडीए का हिस्सा है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं, जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो समाजवादी पार्टी ने आज आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2 और लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस सूची में समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से दीपक सैनी और मुरादाबाद से एसटी हसन को सपा का प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर लोकसभा सीट पर पार्टी ने पहले पूर्व सांसद यशवीर सिंह धोबी को टिकट दिया था, लेकिन यहां से उनका टिकट काटकर सपा ने दीपक सैनी पर भरोसा जताया है। इस तरह सपा अब तक 50 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज 2 सूचियों में 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पहली सूची में 16 नाम घोषित किए गए थे, दूसरी सूची में 9 नामों का ऐलान किया गया है। इस तरह बीएसपी ने अब तक कुल 25 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। दूसरी सूची में हाथरस से हेम बाबू धनगर, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु, आगरा से पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी से राम निवास शर्मा, फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली, इटावा से सारिका सिंह बघेल, कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर कानपुर से राजेश कुमार द्विवेदी और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम का नाम शामिल है। और वहीं इससे पहले बीएसपी ने यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी प्रत्याशी बनाए गए हैं। रामपुर से जीशान खां, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली को टिकट दिया गया है। तो वहीं पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है।
और लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान शांतनु जी भी जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब हम बात करते हैं, एक तरफ सपा ने लिस्ट जारी की है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीएसपी ने भी लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, इंडी गठबंधन से साफ उसने किनारा कर लिया। और अगर हम मौजूदा स्थिति में देखें तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की यह राजनीति किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन में बसपा का ना होना एक बड़ी हानि के रूप में उसे देखा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सबसे ज्यादा सीट है गौरव भाई, 80 सीटें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए और दिल्ली का जो कुर्सी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है जी। और पिछली बार 2019 में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैथमेटिकल कोalition था। अगर सपा बसपा साथ में आ जाते हैं तो उनका जो वोट बैंक है वो काफी ऑन पेपर बहुत फॉर्मिडेबल वोट बैंक है क्योंकि उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक कंसोलिडेशन भी होता है, दोनों अपना अपना वोट बैंक लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद भी भाजपा 50% के ऊपर चली गई और वो लोग, देखिए झटका तो लगा, भाजपा अपनी 70 के ऊपर की फिगर से 60 के आसपास की फिगर पे आ गई। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल ठीक है, इसमें केवल बसपा नहीं, आरएलडी में मैं कहूंगा जो वेस्ट में आरएलडी है उसका भी वोटर अच्छा बड़ा वोटर है, उनके परिवार से प्रधानमंत्री हुए। तो ये जो दोनों गोल झटके हैं, और उधर निषाद जी की पार्टी चली गई, उधर राजभर जी की पार्टी चली गई, तो हमें मतलब बड़े दल तो देखने चाहिए बसपा, लेकिन जो छोटे दल है इनका भी कई सीटों पर अच्छा प्रभाव है। तो ये मैं जैसे बिहार के लिए कह रहा था कि जो बड़ा गठबंधन तो एनडीए गठबंधन बनाने लगा था, लेकिन उल्टा एनडीए ने बड़ा गठबंधन बना लिया। जो छोटे टाइप्स एनडीए ने करे वो फार मोर पावरफुल है सीट बाय सीट। और जैसा आपने कहा, बसपा जैसे ही सीटें लड़ेगी तो वो वोट काटेगी, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो दोनों में बंटता है। तो जो सपा को जाना था वो बसपा को भी जाएगा, और जहां पे भी सीट अगर बन भी सकती थी समाजवादी पार्टी की, तो बसपा के वोट काटने की वजह से भाजपा को जीतना और आसान हो जाएगा। जो स्थितियां हैं वो साफ तौर जो इशारा कर रही हैं, क्योंकि हम एक तरफ तो विकास के काम को भी देखते हैं और ये भी बहुत बड़ी तवज्जो के रूप में इसको देखना भी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लगातार अग्रणी भूमिका अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो उसमें निभाता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यहां पर बहुत अहम ये भी हो जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम खबरों में आपसे जुड़ेंगे और तमाम इस पर विचार विमर्श करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई हो गई है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो चुका है और देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन नेताओं के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में मत्स्य पालन मंत्री और डीएमके नेता अनिता राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, जिस पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डीएमके नेता की टिप्पणी को घृणित करार दिया। भाजपा का कहना है कि इस घटना के दौरान द्रमुक की थुडुकुडी लोकसभा उम्मीदवार कनिमोझी भी मंच पर थी, मगर उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अन्नामलाई ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई के लिए तमिलनाडु बीजेपी ने पुलिस और निर्वाचन आयोग का भी रुख किया है। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किया गया, उसके लिए पूरे इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यूपीए को बहरूपिया बताते हुए कहा कि यूपीए ने नाम भले ही बदल दिया हो, लेकिन आचरण नहीं बदला और आज भी देश विरोधी तत्व विपक्षी गठबंधन के साथ हैं। यूपीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है, जो मोदी जी को गाली के बाद गाली निकालते हैं, लेकिन जनता के मन में मोदी जी के प्रति प्यार ही प्यार है। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, जैसा कि आप भी सुन रहे थे, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां यहां पर पनपी हुई हैं। ऐसी बयानबाजियां क्या संकेत दे रही हैं? क्योंकि साफ तौर पर करने को कुछ नहीं है, तो इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं। संक्षेप में चाहूंगा कि आप जवाब दें। देखिए, तमिलनाडु में जिस तरह से के अन्नामलाई, जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, लखनऊ के पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हिंदी तमिल में अच्छा बोल सकते हैं, उन्होंने अपनी जो एनमक्कल यात्रा निकाली और सारी सीटों पर गए। मेरे ख्याल से जो भी वहां पे विरोधी पार्टी है डीएमके, वो बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन में है। तभी हम कभी सनातन के अगेंस्ट में सुनते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट सुनते हैं। और अगर ये तमिल में भाषण है, इसमें उन्होंने बिल्कुल, जब कॉलेज कैंटीन में गालियां सुनते हैं, वो गालियां उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए मन से दी है, जब आपकी महिला सांसद बैठी है। तो मेरे ख्याल से ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए आपका। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएं कि यहां पर फिलहाल जनादेश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। खुशियों का त्योहार है होली, रंगों का त्योहार।